सैकड़ों बरस पुरानी बात है। किसी नगरी में एक बादशाह राज करता था। उस बादशाह की एक ही औलाद थी। एक लड़की थी जिसका नाम शहजादी यास्मीन था। शहजादी यास्मीन इकलौती होने की वजह से बहुत लाडली थी। उसे बहुत नाजो नाम से पाला गया था। जब शहजादी सयानी हुई, जब जवान हुई, तो हर तरफ से उसकी शादी के पैगाम आने लगे। बादशाह और मलका को अभी अपनी शहजादी की जुदाई गवारा न थी। दूसरा, बादशाह और मलका की ख्वाहिश भी थी कि उनका होने वाला दामाद, उनकी बेटी का शौहर उसके बराबर का हो, रुतबे में भी उसके हमपल्ला हो, वो जो कोई भी हो बहुत ही अक्लमंद हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बादशाह ने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी उस नौजवान से करेंगे जिसका हम पहले इम्तिहान लेंगे। अगर हमारी 3 बातों का जवाब ठीक ठीक दे दे तो हम अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। बादशाह की ये सख्त शर्त सुनकर कुछ लोग तो खामोश होकर रह गए और कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि बादशाह के दिल में अभी शहजादी की शादी का कोई ख्याल नहीं है, इसीलिए बादशाह ने कैसी शर्त रख दी है। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। इसी दौरान एक शहजादा जो बहुत दूर के मुल्क में रहता था, होते होते ये बात उसके कान में भी पड़ गई। जब ये खबर उसे मालूम हुई तो उसने अपने बाप से जिक्र किया और कहने लगा कि आप मालूम तो करें कि शहजादी यास्मीन के बाप की ये तीनों शराइत कौन सी है। मुझे लगता है कि ये शराइत बहुत सख्त होंगी जिनका जवाब देना आसान नहीं। बादशाह ने जब अपने बेटे शहजादे की ये बात सुनी तो अपने वजीर को हाजिर किया और उससे सलाम मशवरा करने लगा। वजीर ने भी यही मशवरा दिया कि बादशाह की 3 शराइत जानने में कोई मजाका नहीं, आप ये दरियाफ्त तो कर लें। चुनाचे एक कासिद शहजादी यास्मीन के बाप की तरफ रवाना किया गया। कुछ अरसे के बाद कासिद वापस आया और दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह की इजाजत पर कासिद ने कहना शुरू किया, हुजूर, शहजादी यास्मीन के बाप बादशाह ने एक बात अभी कही है। ये कहकर उसने 2 गुड़िया निकाली, एक सोने की थी और एक चांदी की। वो दोनों गुड़िया शहजादी के हवाले करते हुए कासिद ने कहा, हुजूर, शहजादी साहिबा ने यह पूछा है कि इन दोनों गुड़िया में कौन सी गुड़िया अच्छी है और कौन सी गुड़िया बुरी है। पहले आप इस बात का जवाब दें, दूसरी बात इसके बाद पूछी जाएगी। बादशाह, शहजादे, दरबारियों और वजीरों ने उन दोनों गुड़ियों को खूब गौर से देखा, लेकिन उनमें कुछ भी फर्क उन्हें मालूम न पड़ा, सिवाय इसके कि एक सोने की थी और एक चांदी की। शहजादा भी इस सूरत हाल पर हैरान था। किसी की समझ में कोई बात नहीं आती थी। जो देखता यही कहता कि सोने की गुड़िया देखने में ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यह कीमती भी है और सोने की है, और ये सबसे जानी पहचानी बात भी मालूम होती थी। मगर शहजादा कहता इसमें जरूर कोई गैर मामूली बात होगी। इसी कश्मकश में कई रोज गुजर गए और कोई भी जवाब सही तौर पर न दे सका। आखिर शहजादे ने कोशिश करके मुल्क के हर कोने से अक्लमंद और ज़हीन लोगों को बुलवा भेजा और उन्हें वो गुड़िया दिखाई और उनसे पूछा कि बताओ इनमें कौन से गुड़िया ज्यादा अच्छी है। उन आने वाले अक्लमंदों में एक आदमी बड़ा ज़हीन और होशियार चालाक था। जब उसकी बारी आई तो उसने खूब गौर से दोनों गुड़ियों को देखा। फिर उसने शहजादे से कहा, शहजादा हुजूर, मुझे एक सुई की जरूरत है, आप सुई मंगवा दीजिए। शहजादे ने दरबान से कहकर फौरन एक सुई मंगवा दी। अक्लमंद आदमी ने वो सुई लेकर सबसे पहले सोने की गुड़िया के कान में डाली। जैसे ही सुई उसके कान में डाली गई, वो सुई सोने की गुड़िया के मुंह में से बाहर निकल आई। उसके बाद उसी होशियार आदमी ने एक सुई चांदी की गुड़िया के कान में डाली तो सुई फौरन उस गुड़िया के पेट में उतर गई। सब हैरान और परेशान ये सब कुछ देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर यह माजरा क्या है। होशियार आदमी ने फौरन मुस्कुरा कर कहा, शहजादा हुजूर, बात सारी वाज़ेह हो गई। शहजादे ने पूछा, वो कैसे? वो होशियार आदमी कहने लगा, शहजादा हुजूर, चांदी की गुड़िया ज्यादा अच्छी है और सोने की गुड़िया बुरी है। शहजादे ने फिर हैरान होते हुए कहा, जरा वजाहत करो, ये कैसे मुमकिन है? अक्लमंद आदमी ने कहा कि सोने की गुड़िया में ये बुराई है कि वो किसी की कोई बात सुनेगी तो फौरन कह देगी, फौरन उसे आगे बयान कर देगी, वो किसी राज को राज न रख सकेगी। आपने देख लिया कि मैंने जब सुई उसके कान में डाली तो वो उसके मुंह के रास्ते निकल गई, जबकि इसके मुकाबले में चांदी की गुड़िया बहुत अच्छी है।
जब मैंने सुई उसके कान में डाली तो वो उसके पेट में उतर गई, जिससे ये साबित हो गया कि चांदी की गुड़िया किसी भी राज, किसी भी बात को अपने तक महदूद रखेगी, उसे आगे बयान न करेगी। वो जो कुछ सुनेगी किसी और से हरगिज न कहेगी। यानी कि सुई कान में डालने से पेट में चली गई कि जो भी बात इसने सुनी वो इस तक महदूद हो गई, इसके पेट में कैद हो गई, जो आपके राज को ज्यादा हिफाजत से रखेगी। इसे साबित हुआ कि यही गुड़िया अच्छी है। बस गुड़ियों में गुड़िया चांदी की अच्छी है। ये जवाब आप कासिद के जरिए शहजादी यास्मीन तक पहुंचा दीजिए। शहजादा ने उसी वक्त अपने कासिद को बुलाया और यही जवाब लिखकर उसे शहजादी यास्मीन के पास भेज दिया। कुछ दिनों के बाद कासिद वापस आया। इस मर्तबा वो अपने साथ 2 ऊँटनियां भी लेकर आया था, जो बिल्कुल एक ही कद काठ की, बिल्कुल बराबर मालूम होती थी। उनमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं था। कासिद ने ये दोनों ऊँटनियां लाकर बादशाह के दरबार में हाजिर कर दी और कहने लगा, हुजूर, पहले सवाल का जवाब पाकर शहजादी यास्मीन बहुत खुश हुई और उन्होंने तारीफी अंदाज में कहा, बिल्कुल उन गुड़ियों में यही फर्क था। अच्छी वो थी जो बात अपने तक रखती और बुरी वो थी जो बात आगे कह देती। उसमें चांदी की गुड़िया अच्छी थी। अब शहजादी यास्मीन ने ये 2 ऊँटनियां बेची है और इस मर्तबा ये महिमा है कि इन दोनों ऊँटनियों में से एक माँ है और दूसरी बेटी है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों ऊँटनियों में से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके बाद तीसरा सवाल पूछा जाएगा। अब दरबार में बैठे सब लोग हैरान थे कि ये कैसे समझा जाए कि इन दोनों ऊँटनियों में जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, माँ कौन सी है और बेटी कौन सी, जबकि दोनों बिल्कुल बराबर और एक जैसी दिखाई देती है। सब ने बहुत गौर और कोशिश की, मगर किसी की समझ में कुछ न आया। शहजादे ने दरबार में ऐलान किया कि उसी अक्लमंद और होशियार शख्स को बुलाया जाए जिसने पहले गुड़ियों का मुहिमा हल किया था। बड़ी मुश्किलों के बाद उस आदमी को ढूंढकर फिर दरबार में बुलाया गया, क्योंकि वो उस मुल्क में बहुत दूर दराज इलाके में रहता था। जब वो आदमी दरबार में पहुंचा तो वो दोनों ऊँटनियां उसके सामने पेश की गई। उस होशियार आदमी ने ऊँटनियों को देखा और हंसकर कहने लगा, अरे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। इन दोनों ऊँटनियों को किसी जंगल में ले जाइए। जो ऊँटनी आगे होगी वो माँ होगी और जो ऊँटनी पीछे होगी वो उसकी बेटी होगी। सब ने उसकी तरफ तारीफी नजरों से देखा और कहने लगे, हाँ वाकई ऐसा ही होना चाहिए। चुनाचे ऐसा ही किया गया और उनमें माँ और बेटी का फर्क मालूम होते ही उन्हें दोबारा कासिद के हाथ शहजादी यास्मीन के पास भेज दिया गया। शहजादी यास्मीन और उसका बाप ये दूसरी पहेली सही मालूम करके बहुत खुश हुए और कहने लगे, ये दोनों बातें तो बिल्कुल ठीक मालूम हो गई, लेकिन तीसरी बात हम शहजादे को यहाँ अपने दरबार में बुलवा कर बताएंगे। उम्मीद है कि वो हमारी तीसरी पहेली का जवाब भी ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। तुम फला तारीफ और फला रास्ते से बारात लेकर दरबार में पहुंच जाओ और हमारी तरफ से शहजादे को ये पैगाम दे दो कि रास्ते में किसी जगह कयाम न करे, किसी जगह न ठहरे और ना ही पीछे मुड़ कर देखे, और अगर वो किसी जगह पर ठहर गया तो फिर हम उसकी शादी अपनी शहजादी से नहीं करेंगे। कासिद पैगाम लेकर अपने मुल्क पहुंचा और सब बातें उसी तरह शहजादे के हजूर बयान कर दी। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और सारी बातें बयान कर दी और शहजादे से पूछा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है। शहजादे ने अर्ज की, अब्बा जान आप इंतजाम शुरू करवा दीजिए, हम इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और हाँ, वो अक्लमंद आदमी कहाँ है जिसने पहले 2 सवालों के जवाब दिए थे? हम उसे भी साथ लेकर जाएंगे। उसका घोड़ा मेरे साथ होगा, फिर हमारे साथ जो कुछ भी पेश आए खुदा मालिक है। बादशाह ने खूब धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया जिस दिन शहजादे को रवाना होना था। आगे आगे शहजादे का घोड़ा और साथ साथ वो दना और अक्लमंद का घोड़ा, और कुछ फासले पर बाकी सब बाराती साथ थे। बादशाह ने हजारों दुआओं और तमन्नाओं के साथ अपने प्यारे बेटे शहजादी को रुखसत किया। इजाजत मिलने की देर थी, काफिला वहां से रवाना हुआ। खुदा खुदा करके बारात शहजादी यास्मीन के मुल्क में जा पहुंची। हर तरफ कड़ा पहरा था और दूल्हा की सलामी और इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे। शहजादा अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। यकायक शहजादे को दूर से एक दरिया सा नजर आया। वो घबरा गया और सोचने लगा
کہ جانے کا راستہ تو صرف یہی ہے، اب دریا کو کیسے پار کیا جائے، اور تیرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ وہ عقل مند اور دانا آدمی شہزادے کے ساتھ تھا۔ شہزادے کی سست رفتاری دیکھ کر ایک دم پوچھنے لگا، کیوں شہزادی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شہزادے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مہربان، وہ دیکھو دریا سامنے ہے، اسے کیسے پار کیا جائے؟ دانا آدمی نے یہ سن کر کہا، شہزادہ حضور، وہ دریا معلوم نہیں ہوتا، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ شہزادہ حضور، آپ ایسا کریے گا، جب آپ دریا کے قریب پہنچے تو فوراً اپنی تلوار اس میں پھینک دے، اگر دریا ہوا تو تلوار ڈوب جائے گی، ورنہ نہیں، اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی رکنا نہیں، ورنہ آپ شرط ہار جائیں گے۔ شہزادے نے اس دانا آدمی کی ہدایت غور سے سنی۔ جیسے ہی وہ دریا کے قریب پہنچا، شہزادے نے اپنی تلوار دریا کی طرف پھینک دی، تلوار گری اور چن کی آواز آئی۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ یہ دریا نہیں بلکہ شیشے کی ایک دیوار تھی۔ شہزادہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شہزادے کی جرأت، ہمت اور ذہانت دیکھ کر جو سپاہی وہاں سلامی کے لیے موجود تھے، خوشی میں شہزادہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے، اور تالیوں کی شور سے سب نے سمجھ لیا کہ شہزادہ اس امتحان میں بھی پورا اتر چکا ہے۔ جس وقت شہزادہ محل کے قریب پہنچا تو دوسرے تمام شہزادے اس کی خوش نصیبی پر رشک کر رہے تھے۔ شہزادی یاسمین کے باپ بادشاہ نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ شہزادی کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہماری تینوں پہیلیوں کے جواب بالکل صحیح دیے۔ آپ تینوں امتحانوں میں کامیاب رہے۔ تمہارے امتحان کی غرض سے ہی شہزادی یاسمین نے وہ شیشے کی دیوار تعمیر کروائی تھی، اور شہزادی کا خیال تھا کہ تم یہاں پر ضرور دھوکہ کھا جاؤ گے، اسی لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ راستے میں کہیں رکنا نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادی یاسمین کی شادی اس شہزادے کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ جب اسے وہاں پر ٹھہرے کئی مہینے گزر گئے تو شہزادے نے واپس وطن جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہزادہ اپنی دلہن شہزادی یاسمین کو لیے خوش خوش اپنے وطن کی طرف لوٹ گیا۔ جس وقت شہزادہ دلہن کو لے کر اپنے محل پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ شہزادہ اور شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر بادشاہ نے اپنا تخت و تاج شہزادے کے حوالے کر دیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی شہزادے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس عقل مند اور دانا آدمی کو اپنا وزیر خاص مقرر کیا جس نے تینوں پہیلیوں کے لیے اس کی مدد کی تھی، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ عقل مند آدمی زندہ رہا، شہزادے کو کبھی کسی مصیبت اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہر مشکل گتھی کو وہ اس دانا آدمی کی مشوروں سے چند لمحوں میں سلجھا لیا کرتا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑے عرصے تک حکومت کرتا رہا۔